आज का हमारा टॉपिक डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोसेज, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। कौन सा टॉपिक है? पहला कोलिनर्जिक ड्रग है। कोलिनर्जिक ड्रग को क्या बोलते हैं? कोलिनोमिमेटिक के नाम से जानते हैं। मिमेटिक्स मीन्स होता है मिमिक्री करना, और इसी का एक और नेम है, अल्टरनेट नेम, जिसका नाम है पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। अब डेफिनेशन पे आ जाएंगे तो आप याद रखिएगा, जैसा कि लास्ट लेक्चर में, कई सारे लेक्चर में मैंने बता के रखा है कि सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। दो नर्वस सिस्टम अपने बॉडी में काम करते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो सिस्टम अपने बॉडी में काम करते हैं, तो ये उसकी बात कर रहा है। तो सबसे ये क्या करेंगे, अगर कोई भी ड्रग जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन की मिमिक्री करेगा, फंक्शन की मिमिक्री में बोल रहा हूँ, फंक्शन मतलब उसका जो वर्क है उस वर्क की मिमिक्री करेगा, जो काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। मान लीजिए किसी भी वजह से वो स्लो डाउन हो गया है, थोड़ा मतलब कम काम कर रहा है, डिक्रीज हो गया है, इन दैट केस हम जो ड्रग यूज करेंगे, दैट ड्रग इज कॉल्ड कोलिनर्जिक एजेंट या कोलिनर्जिक ड्रग। तो क्या कहा गया है? कोलिनर्जिक एजेंट आर कंपाउंड विच मिमिक्स मीन्स कॉपी करना द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। दीज आर द ड्रग विच प्रोड्यूसेस एक्शन सिमिलर टू द एसिटाइल कोलिन। ये इनका एक्शन बिल्कुल एसिटाइल कोलिन के एक्शन की तरीके से रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। कैसे काम करते हैं ये? या तो डायरेक्टली एक्टिंग होता है या फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग, दोनों तरीके से काम करते हैं। डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द कोलिनर्जिक रिसेप्टर, जिसको कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहते हैं, या फिर इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन एट दैट साइट। मैंने बताया कि एसिटाइल कोलिन कम पड़ रहा है, ठीक है ना, उसका अमाउंट क्या हो गया है? कम हो गया है। तो उसकी कमी की भरपाई करने के लिए, इसकी कमी की पूर्ति करने के लिए, इसका मतलब इसके एब्सेंस में फिर इसकी जगह पे उसी की तरीके से काम करेगा। इसको बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक ड्रग, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग बोलेंगे, या इसको कोलिनोमिमेटिक या कोलिनर्जिक ड्रग कहेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिंग, जैसे कि फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ के रखे हो, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, इस तरीके से इसके क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया है। तो देखो, डायरेक्ट एक्टिंग में भी इसको अगेन टू टाइप से डिवाइड किया गया है, कोलिन एस्टर्स, जिसमें एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन और बेथेनेकॉल आता है। फिर कोलिनोमिमेटिक अल्केलॉइड, जिसमें पिलोकार्पिन और अरेकोलिन आता है। दूसरा बात करेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग को भी यहाँ पे दो टाइप से डिवाइड किया गया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग वाले को एंटी कोलिनेस्टीरेजेस। कोलिनेस्टीरेजेस आप पिछले लेक्चर में पढ़े हो। कोलिनेस्टीरेजेस आपको बताया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये देखो, कोलिन एस्टीरेजेस क्या काम कर रहे थे? एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर रहे थे कोलिन में और एसिटिक एसिड में। अब यहाँ पे अगर मैं वर्ड लगा दे रहा हूँ एंटी कोलिन एस्टीरेजेस, एंटी कोलिन एस्टीरेजेस मीन्स कि इसको ब्रेक ना होने दे। अब ब्रेक नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, हाँ, अवेलेबल रहेगा, पर्याप्त मात्रा में। वो क्या है? अवेलेबल रहेगा, जितना उसकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि हमारा डेफिनेशन यही है। देखो क्या कहा गया है, डेफिनेशन यही कहा गया है कि ये एसिटाइल कोलिन के उस अवेलेबिलिटी क्या हो सकता है? इंक्रीज करवाता है। तो एंटी कोलिनेस्टीरेजेस यूज करके भी हम लोग एसिटाइल कोलिन की कमी को पूरा कर सकते हैं, जैसे फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिटोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन, है ना, याद रखिएगा। इरिवर्सिबल में आता है, जिसको ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड भी बोलते हैं, जैसे पैराथियन, मैलाथियन, सुमिथियन, डायाजिनॉन, जिसको टिक 20 के नाम से, TIK, टिक 20, और डाइफ्लॉस। ये कुछ ड्रग आते हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत कंपलसरी है, ये आपको याद होना चाहिए। और हम बात करेंगे अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा हुआ।
अब इसका फार्माकोलॉजी पहले आप ऐसा समझो बच्चों कि कैसा समझना है। एक अपना बॉडी पार्ट्स ले लो, है ना, बॉडी पार्ट्स ले लो। ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, नेक के नीचे और आएंगे शोल्डर मिलेगा, बॉडी पार्ट्स आएंगे, ठीक है ना। ये लेग हो गया, चलो सिंगल पैर वाले, दो पैर हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पे हैंड हो गए, चलो हैंड हो गया। यहाँ पे लंग्स रहेंगे, यहाँ पे किडनी रहेगी, है ना। और किडनी के बाद में यहाँ पे हार्ट रहेगा, बहुत सारे ऑर्गन रहेंगे। यहाँ पे हमारा यूटरस रहेगा, है ना, यूटरस रहेगा, स्मूथ मसल, इंटेस्टाइन रहेंगे, सारी बातें रहेंगी यहाँ पे, सारे पार्ट रहेंगे। यहाँ पे आइज हो गई, यहाँ पे नोज हो गया, ठीक है ना, आइज नोज हो गया, ये माउथ हो गया, है ना। तो इस तरीके से समझो, ये हमारा ईयर हो गया, ये हमारा सीएनएस हो गया, ब्रेन हो गया, जो भी है। तो ड्रग ले लो, आप क्या ले लो, ड्रग ले लो, ये हो गई मेडिसिन, ड्रग। अब ड्रग हमने यूज किया है, तो ड्रग चलिए ओरल हमने यूज कर लिया, मान लीजिए ओरल या आईवी के थ्रू, जैसे भी यूज करना है, ओरल यूज किया। अब ओरल जब हमने यूज किया तो वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जा रहा है। देखो भाई, माउथ में गया होगा, माउथ से हमारे स्टमक में आया होगा, इंटेस्टाइन में आया होगा, हमारे ब्लड में आया होगा, ब्लड से हमारे लीवर में गया होगा, हमारी लीवर के पास में गया होगा, हमारी किडनी के पास में गया होगा, हमारे हार्ट के पास में गया होगा, है ना, हार्ट के पास में गया होगा, लंग्स के पास में गया होगा, दो लंग्स होते हैं, चलो लंग्स हो गया। तो ऐसे, तो क्या करना है हमको इसका, और आपको रिसेप्टर भी बताया था मैंने, कितने टाइप के रिसेप्टर होते हैं, दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं भाई। एसिटाइल कोलिन के लिए दो दो तरीके के रिसेप्टर हैं, ठीक है ना। एक मस्कारेनिक रिसेप्टर था और एक निकोटेनिक रिसेप्टर था। मस्कारेनिक वाला याद करो जरा सा आप, एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मस्कारेनिक रिसेप्टर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे बताया था, ठीक है ना, इस स्लाइड पे आपको मैं बता रहा हूँ। तो मस्कारेनिक में M1 रिसेप्टर कहाँ पे पाया जाता था, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। M2 क्या पाया जाता था, हार्ट में। M3 कहाँ पाया जाता था, मसल्स ग्लैंड आइज में, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे फंक्शन शो करता है। एसिटाइल कोलिन हार्ट पे जाएगा तो जैसे M2 रिसेप्टर पे जाएगा तो डिक्रीज करेगा, है ना, ये ब्रेडिकार्डिया कर देगा। और अगर हमारी ग्लैंडुलर सिक्रेशन पे जाएगा तो वहां पे क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, है ना, जैसे M1 रिसेप्टर पे काम करेगा। तो जैसे ऊपर सारे रिसेप्टर बता दिया हो, तो सेम चीज है, सेम थिंग यहाँ पर भी होती है, सेम थिंग यहाँ पर भी होती है। देखो क्या कहा गया है, हार्ट के केस में एसिटाइल कोलिन डिप्रेस एस ए नोड। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं कर दिया इरेज, और आपको देना है ध्यान और मुझे देना है ज्ञान। मैं दे रहा हूँ ज्ञान और आप दीजिए ध्यान, तो अच्छा आएगा समझ में आपके, ठीक है। ये हो गया हार्ट, ये हो गया हार्ट, और हार्ट में यहाँ पे होता है एस ए नोड, ये बीच में होता है पार्टीशन, है ना, ये पार्टीशन ऐसे रहेगा, हार्ट रहता है, ठीक है। ये हो गया हार्ट। हार्ट में क्या होता है, यहाँ पे होता है एस ए नोड, यहाँ पे होता है ए वी नोड, और यहाँ पे फिर होता है बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर। सब होता है ना, आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ के रखे होंगे, ठीक है ना, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए तो अब पढ़ लीजिए। ये क्या कर रहा है, एसिटाइल कोलिन डिप्रेस कर दे रहा है एसए नोड। अच्छा, ये एसए नोड कौन है, एसए नोड ये वो पार्ट है, ये वो पार्ट है, कौन सा पार्ट है, जहां से इम्पल्स का जनरेशन होता है। कौन सा इम्पल्स, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ से इम्पल्स आएगा, चलो भाई हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते मजा आएगा तो यहाँ से मैं क्या होता है, स्टिमुलस सिग्नल यहाँ से कहाँ आता है, एवी नोड के पास आता है। एवी नोड से कहाँ पे चला जाएगा, फिर बंडल ऑफ के पास जाएगा, परकिंजे फाइबर आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो अब आप खुद बताओ, एसिटाइल कोलिन जब ऐसे नोड को डिप्रेस कर दिया तो क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या रेट हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नोड डिप्रेस में है। ये काम करने वाला बंदा कौन था, यही सबसे ज्यादा एक्टिव रहता था, ये डिप्रेस में है। तो अब इसी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहता था, इसी को क्या कर दिया गया है, डिप्रेस कर दिया गया, तो ब्लड प्रेशर हाई नहीं कर पाएगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ये
डायलेट करेगा। डायलेट मीन्स, अब डायलेट का मीनिंग आप समझ लो। एक देखो ये क्या है, ये एक ट्यूब है, पतला सा ट्यूब है, नैरो ट्यूब है। ये नैरो ट्यूब को मैंने और मोटा कर दिया, चौड़ा कर दिया, इसका डायमीटर बढ़ा दिया, तो ये डायलेट हो गया। अब समझो अगर कोई ट्यूब, इस ट्यूब में ब्लड फ्लो हो रहा है, पतला है तो प्रेशर के साथ फ्लो होगा। और भाई क्या करो आप, पाइप को चौड़ा करो ना, ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर दो, वाइड कर दो, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर हमारा फॉल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और स्मूथ मसल्स को क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। हमारे बॉडी में जो स्मूथ मसल्स है, इंटेस्टाइन की मसल्स हो गई, ठीक है ना, तो स्मूथ मसल्स को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, अब इसको इरेज कर दूं, कर दिया, चलो नीट एंड क्लीन हो गया। फिर से सेक्रेटरी ग्लैंड, सेक्रेटरी ग्लैंड में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है क्या, सिक्रेशन ऑफ ऑल, ऑल तमाम जो ग्लैंड हैं, सभी ग्लैंड, ऑल ग्लैंड्स। अब चाहे वो ग्लैंड स्वेट वाली ग्लैंड हो, चाहे वो गैस्ट्रिक वाली ग्लैंड हो, चाहे वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड हो, चाहे वो लैक्राइमल आंखों में पाई जाने वाली हो, चाहे वो ब्रोंकिया में हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में पाई जाने वाली, सब के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। इस तरीके से अगर देखो लगातार माउथ में सलाइवा बनता रहता है, अगर थोड़ी वक्त के लिए, थोड़े टाइम के लिए सलाइवा बनना बंद हो जाए, तो आपका, हमारा, किसी का भी, तो माउथ लॉक हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ना कुछ खा पाओगे ना पी पाओगे, एकदम क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। जैसे मांस है भाई, हमारे बॉडी किसकी बनी हुई है, मांस और बोन की बनी हुई है, मसल्स और बोन की बनी हुई है, मसल सूख जाएगा, कोई काम ही नहीं करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। और ये स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड क्या था, स्वेट ग्लैंड ये है, पसीना होता है ना, ड्राई होता है पसीना, पसीना होता है तो हमारा, लोग बोलते हैं ना, अरे पसीना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पसीना हो रहा है, खुश हो जाओ। पसीना होने से क्या होता है, स्वेटिंग होने से खुश हो जाया करो। क्यों, क्योंकि हमारे जितने सेल होते हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं पसीना होने से, क्योंकि वहां से लगातार वाटर का या सॉल्ट का जो भी है वेस्ट मटेरियल रिमूव होने लगता है, तो सारे सेल एक्टिव हो जाते हैं। तो कभी भी, इसीलिए क्या है, ऐसे थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए कि स्वेटिंग होना चाहिए, ताकि सेल एक्टिव हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, डिहाइड्रेशन से बचाता है ना। तो ये सारी चीज़ें, खैर आते हैं टॉपिक पे। आँखों के केस में इंस्टिलेशन इनटू आई हैज प्रोड्यूसेस मियोसिस। अच्छा, मैं ज़्यादातर बच्चों से पूछता हूँ, मियोसिस क्या होता है बच्चों, बोलते हैं सर सेल डिवीज़न। अब बताओ, आंखों के केस में सेल डिवीजन तुम करवाओगे तो आंखें तो सूज के क्या हो जाएंगी, गुब्बारा हो जाएंगी, बलून बन जाएंगे। हाँ, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा तो वही सीन हो जाएगा ना, बड़ी बड़ी आंखें हो जाएंगी, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं बोलना है अब यहाँ पे। ठीक है, सेल डिवीजन भी होता है, पर जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये आंखें है ना, चलो एक अच्छा सा खूबसूरत सा एक आंख बना दिया मैंने यहाँ पे, है ना। आंखों में क्या होता है, प्यूपिल होता है, आंखों में प्यूपिल होता है। तो ये प्यूपिल छोटा बड़ा होता रहता है, इसका डायमीटर, ठीक है ना, प्यूपिल का डायमीटर छोटा बड़ा होता रहता है। ठीक है, प्यूपिल का डायमीटर छोटा बड़ा होता रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, इसको बोलते हैं मियोसिस। ठीक है ना, इसका अपोजिट एक होता है, मियोसिस का अपोजिट होता है, लिख लो नोटबुक में, अपनी नोटबुक लेकर बैठा करो, ठीक है ना। मिडरियासिस, मिडरियासिस क्या होता है बच्चों, देखो मिडरियासिस इसका जस्ट अपोजिट, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। इसके कंपेयर में क्या है, ये पहली वाली आंख जो है, पहली वाली फर्स्ट वाली आईज है, ये इसके कंपेयर में क्या है, प्यूपिल कैसा डायलेट है, बड़ा है, डायलेट है ना। तो अगर आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान दो।
दोनों वर्ड मैंने बताया। अब आप बोलोगे सर किसमें छोटा होता है, किसमें बड़ा होता है, किसमें स्मॉल होता है, किसमें थोड़ा लार्ज होता है, प्यूपिल डायलेट होता है। इसमें कितने लेटर है बेटा? इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9। 9 लेटर है। ओके, तो ये वर्ड बड़ा है, ये वर्ड बड़ा है, इसमें ज्यादा लेटर है, तो इसमें प्यूपिल बड़ा रहेगा। ठीक है, इसमें प्यूपिल बड़ा रहेगा, डायलेट रहेगा। एक ट्रिक, तो एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ चीजें होती हैं कि एक कोई भी ट्रिक बना लीजिए, याद हो जाएगा। चलो, अच्छा यहाँ पे आ जाओ। निकोटिनिक एक्शन, दो एक्शन था ना अभी तक, तो हम लोगों ने मस्कारिनिक पढ़े, और भी बहुत सारे मस्कारिनिक होते हैं, मैंने तो 4 5 ही लिखा है, 5। ठीक है ना, और भी होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर एसिटाइल को ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेट बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। It is due to the action on NN receptor। NN receptor आपने पढ़े होंगे, तो NN receptor पे क्या होता है एक्शन करने से। अच्छा, बोथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों पे काम करेगा, है ना। ये न्यूरोमस्कुलर, यहाँ क्या कहा गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या स्केलेटल मसल्स, है ना। एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। कोई भी मसल्स हो बेटा, कोई भी मसल्स, ऊपर हमने क्या पढ़ा, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स को भी कांटेक्ट कर रहा है, और इसके स्केलेटल मसल्स को भी कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो दोनों मसल्स को भी कर रहा है। अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना, CNS। एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन अ CNS। CNS में ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करेगा, but on intravenous injection it cannot cross BBB। BBB, BBB को क्रॉस नहीं कर पाता है। अब BBB से कंफ्यूज नहीं होना, BBB का फुल फॉर्म आपको मैंने बता के रखा है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर अपने बॉडी में क्या, अपने ब्रेन में क्या होते हैं, कैपिलरीज की क्या होते हैं, बैरियर होते हैं, जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। ठीक है ना, तो एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS, बट इसको आप लेंगे तो ब्रेन तक का नहीं जाता। अच्छा, दूसरी बात, एसिटाइल कोलिन को ना आप डेली लाइफ में नहीं यूज करते हो। डेली लाइफ में आप इसको यूज नहीं कर, डेली लाइफ में आप इसको यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम होता है, हाफ लाइफ, है ना, याद रखिएगा, हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, वेरी शॉर्ट होता है। हाफ लाइफ वेरी शॉर्ट, ठीक है ना, विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के से लगभग आसपास या उससे भी कम। अब आपको नहीं समझ में आया होगा, 100% नहीं समझ में आया होगा कि सर ये हाफ लाइफ क्या बता गए आपने। देखो, ध्यान से समझो, हाफ लाइफ किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये वर्ड को तो समझ लो। हाफ लाइफ मीन्स होता है कि वो टाइम इंटरवल, वो समय, वो टाइम जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाए। ठीक है ना, फिर ये अगले, फिर उसी टाइम में, जैसे मान लीजिए 1 मिनट में ये पहले इतना था, अब आधा हो गया, इतना हो गया, फिर अगले 1 मिनट में इसका आधा हो गया, फिर अगले 1 मिनट में इतना हो गया, अगले 1 मिनट में इतना हो गया, इतना पता नहीं कितना, और खत्म हो गया, है ना। तो आप देखोगे इसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, मतलब दवा इतनी जल्दी ब्रेक हो जाती, खत्म हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, कि उसका एक्शन देखने को मिले उससे पहले वो खत्म हो जाता है। वो अपना एक्शन शो करे इससे पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। तो ये एसिटाइल कोलिन का हो। ठीक है ना, अब आ जाते हैं डोजेज। कुछ डोजेज हैं, कौन कौन से, क्योंकि हमको सिलेबस आपको पता है ना, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना, वही है। तो बेथेनेकॉल का डोज जो है वो 10 से लेकर के 15 मिलीग्राम ओरली 3 to 4 टाइम्स डेली लिया जाता है। पीलोकार्पिन का, ये सब ऐसे याद कर लेना, ठीक है। पीलोकार्पिन का 1 से 2% आई ड्रॉप यूज किया जाता है। कार्बाकॉल का 1.5% आई ड्रॉप यूज किया जाता है। नियोस्टिगमिन का 0.5 से लेकर के 2.5 मिलीग्राम IV IM यूज करते हैं। पायरिडोस्टिगमाइन के लिए 30 से लेकर के 60 मिलीग्राम।
और यहाँ पे फिजियोस्टिगमिन का 0.5 से लेकर के 2 मिलीग्राम, और इकोथियोपेट एक होता है जिसका 0.03% आई ड्रॉप आता है। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि हमको डोज भी पढ़ना था। सिलेबस याद है ना? देखो सिलेबस में डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ लिया, डोज पढ़ लिया। अब इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये दो टॉपिक है, ठीक है ना? इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, चलो इसको भी मुकम्मल करते, कंप्लीट करते, है ना? इंडिकेशन बेटा मीन्स क्या होता है बेटा? इंडिकेशन मीन्स होता है ना कि कब इसको आप यूज कर सकते हो। इंडिकेशन मीन्स कब आप इसको यूज कर सकते हो। तो वेयर दे आर यूज, ग्लोकोमा, ग्लोकोमा एक आंखों की डिजीज है जिसमें जहां पे आप पिलोकार्पिन आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना? जिसकी वजह से आंखों में एक्स्ट्रा प्रेशर जो रहता है वो कम हो जाता है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मसल्स जिसमें वीक हो जाते हैं। इसमें आप नियोस्टिगमिन और पायरिडोस्टिगमिन यूज कर सकते हो मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। एल्जाइमर्स डिजीज में आप इसको यूज कर सकते हो जहां पे मेमोरी प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी लॉस होने लगती है उस केस में, तो इसका यूज किया जाता है। ड्रग का नाम है डोनेपेजिल और रिवास्टिगमाइन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग मेमोरी। यूरिन प्रॉब्लम में, यूरिन प्रॉब्लम में आप याद रखिएगा कि बेथेनेकॉल एक्टिवेट द ब्लैडर टू हेल्प यूरिनेशन। मतलब मान लीजिए कि इसका नाम क्या है? यूरिन रिटेंशन, है ना? यूरिन रिटेंशन क्या होता है? यूरिन जो हमारा ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली होती है, उस थैली में यूरिन इकट्ठा है, वो यूरिन बाहर नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे कौन यूज क्या करेंगे? बेथेनेकॉल यूज करेंगे, ठीक है ना? याद रखिएगा कि बेथेन कोई किसी का मान लीजिए नाम है, किसी का नेम है मान लीजिए बेथेन। अब बेथेन को क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया। कौन सा प्रॉब्लम है? यूरिन का, ठीक है ना? तो उनको ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है? फिर एक होता है फॉर द स्टमक इशू, जैसा पैरालिटिक इलियस मतलब बोलते हैं उसको, नियोस्टिगमाइन यूज करते हैं। इस केस में नियोस्टिगमाइन यूज करेंगे, ठीक है ना? तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में फॉर ड्राई माउथ, माउथ ड्राई होता है तो पिलोकार्पिन हेल्प्स इन द सलाइवा प्रोडक्शन, अभी हमने पढ़ किया है, सलाइवा के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। पॉइजन किसी ने ले लिया, किसी ने पॉइजन ट्रीटमेंट ले लिया, तो ये फिजियोस्टिगमाइन इज गिवन इन someone taken the overdose of atropine and other poison। एट्रोपिन किसी ने ले लिया तो उस केस में इसको हमें, तो बेटा ये आपको क्या याद रखना है? इंडिकेशन आपको याद रखना है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में ना मिले क्योंकि मैं सिलेबस वाइज जा रहा हूँ। आप कोई भी टेक्स्ट बुक प्रीफर करते होंगे तो मैं सिलेबस वाइज जा रहा हूँ, तो ये आपके लिए आसानी रहेगी। अब आते हैं बेटा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब नहीं यूज करना है, ये सारी दवाएं कब नहीं यूज करना है आपको। तो देखो आपको जो ये ब्लू कलर में दिखा गया है ना, यही आप याद करेंगे तब भी आपके लिए सही रहेगा। और यहाँ पे उसके बाद जो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, ब्लू कलर से मैंने डिजीज का नाम लिखा कि कौन से डिजीज में आपको यूज नहीं करना है, और ब्लैक कलर से रीजन बता दिया हूँ। रीजन क्या रीजन है ना? तो जैसे अस्थमा के केस में नहीं यूज करना है। क्यों नहीं यूज करना है भाई? कोलिनर्जिक ड्रग क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं म्यूकस सिक्रेशन। अगर कोलिनर्जिक ड्रग लोगे तो म्यूकस बढ़ा देगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ाएगा। तो अगर ऑलरेडी अस्थमा हो गया, किसी को प्रॉब्लम हो गया और इसको आप ग्लैंड का और सिक्रेशन करवा रहे हो, तो वो और सर्दी जुकाम खांसी और हो जाएगा, ठीक है ना? नैरोइंग एयरवेज एंड मेकिंग ब्रीथिंग डिफिकल्ट हो सकता है। पेप्टिक अल्सर में नहीं यूज कर सकते। वाई रीजन क्यों है? दे इंक्रीज द स्टमक एसिड प्रोडक्शन विच कैन वर्जन अल्सर, जिसकी वजह से बहुत डेंजर वाला अल्सर हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया स्लो हार्ट रेट किसी का हो गया तो उस केस में नहीं यूज करना क्योंकि इसको यूज करने से और ज्यादा ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ा ना ब्रेडिकार्डिया वाला, ये वाला देखो भाई कहाँ गया ब्रेडिकार्डिया, अभी आपको बताया था मैंने। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एक मिनट, ब्रेडिकार्डिया, अरे यहीं कहीं आया था, चलो और कहीं छुप गया, नहीं दिख रहा। तो ब्रेडिकार्डिया में है ना, रीजन क्या है बता दिया आपको। दीज ड्रग्स स्लो डाउन द हार्ट रेट, हार्ट रेट कम कर देगा। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मींस लो ब्लड प्रेशर में नहीं यूज करना है। द कोलिनर्जिक ड्रग रिलैक्स ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर दिया। ऑलरेडी ब्लड वेसल्स में प्रेशर कम है और कोई आप ऐसा ड्रग ले रहे हो कि वो और ब्लड प्रेशर कम करने जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगी ना। ऑलरेडी ब्लड प्रेशर कम है और फिर दवा आप ले रहे हो कोलिनर्जिक तो और कम कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। पार्किंसन डिजीज में नहीं लेना है। पार्किंसन में क्या होता है? डिजीज है द ड्रग कैन वर्जन द ट्रीमर्स एंड मसल्स स्टिफनेस, मसल्स को बहुत कड़क कर देता है। पार्किंसन से एक डिजीज होती है जिसमें क्या होती है पूरी बॉडी में
ट्रिमर होता है, देखो ट्रिमर किसको बोलते हैं, आपने ट्रिमर नाम सुना होगा घरों में आपके, क्या होता है, या आपने खुद मतलब क्या करते हैं, बॉयज खास करके ट्रिमर यूज करते हैं शेविंग करने के लिए। तो ट्रिमर में कहने का मतलब ये है, मुझे ये बताना है कि ट्रिमर में झंझनाहट होती है, वाइब्रेशन होता है ना, ट्रिमर में वाइब्रेशन होता है। तो इस केस में भी बॉडी में भी वाइब्रेशन होती है, बस इतना याद रखो कि बॉडी मूव करता रहता है। और मसल स्टिफनेस। फिर क्या है, इंटेस्टाइनल एंड यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों, इस केस में भी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है तब भी आप इसको नहीं यूज कर सकते। एंड फिर क्या दिया है, रीजन यहाँ पे रीजन दिया है। फिर एपिलेप्सी में आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ तक का हमने आपको एक जनरल सी बातें बताई, हमने डेफिनेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, और इसके बाद में डोजेस पढ़ा, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब बेटा क्या होता है ना, ये लेक्चर तो आज का इसी पे मैं कंप्लीट करूंगा, बट क्या होता है कभी कभी ये अलग से पूछ लेता है। एंटी कोलिन एस्टीरेजेस एक बार पूछा है, डिटेल में पूछा है। एक बार ऑर्गेनोफॉस्फोरस अलग से डिटेल में पूछा है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। पिलोकार्पिन भी एक बार पूछा गया, ठीक है ना। तो मैं बता दे रहा हूँ ताकि जब अगला लेक्चर पढ़े तो आप कनेक्ट कर पाओ। पिलोकार्पिन, एंटी कोलिन एस्टीरेजेस, देखो क्लासिफिकेशन तो वही है, सेम क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में कोई टेंशन नहीं है, बट थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ना है। और फिर उसके मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये पढ़ना है। इसके अलावा आपको ये पूरा मैकेनिज्म की बातें बताई गई है। फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटीकोलिनेस्टेरेजेस, अलग से उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो आपको समझ में आ गया ना क्या बताना होता है एक्चुअली। तो ये फिर थेरेप्यूटिक यूजेस, एंटीकोलिनेस्टेरेजेस का फिर अलग से यूजेस बताना है आपको, पूछा गया है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी रिसेंटली आया था ये, ऑर्गेनोफॉस्फोरस का मैंने स्टार मार्क लगा के रखा हुआ है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक का कवर करेंगे, कोशिश करेंगे इसको, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही करते हैं और यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी जाने से पहले लाइक करके जाए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना ना भूले। देखते रहिए उसी फार्मा स्टडी चैनल।